तो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग लेसन 5 एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन परिचय। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन का परिचय। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप अजासियो, फ्रांस में हुआ। स्वयं को सम्राट घोषित किया 1804 में। 1805 में ऑस्टरलिटज का युद्ध किया तथा रूस और ऑस्ट्रिया के संयुक्त सेना को पराजित किया तथा रूस के साथ पेशेवर की संधि किया। 1805 में 1805 में ट्राफलगर का युद्ध किया जिससे वह इंग्लैंड से हार गया। अब आते हैं 1807 में इन्होंने फ्रीडलैंड का युद्ध रूस के साथ किया। इस युद्ध में रूस की पराजय हुई तथा रूस ने टीली सीट की संधि किया। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट मॉस्को अभियान किया। 1813 में लिपजिंग का युद्ध हुआ। लिपजिंग का युद्ध जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और इसे एल्वा द्वीप पर भेजा गया। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू का युद्ध 1815 में। यह युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का सबसे अंतिम युद्ध था। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन का सबसे अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था, 1815 में हुआ था। वाटरलू बेल्जियम में है। अब आते हैं नेक्स्ट। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद इसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया और जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गई। आते हैं फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। महिला पर प्रभाव, दास पर प्रभाव और रोजाना की जिंदगी पर प्रभाव। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखेंगे महिला और फ्रांसीसी क्रांति। कुलीन पादरी घर के महिला तथा तृतीय स्टेट के धनी परिवार की महिला को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। तीसरे स्टेट के गरीब घर की महिला शिक्षा ग्रहण न करके सिलाई, बुनाई, कपड़े धुलाई का काम करती थी तथा बच्चे को पालने का काम, बाजार से पावरोटी खरीद लाने का काम इन्हीं गरीब महिलाओं को था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रारंभ में नहीं था। उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। महिला को द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन क्लब की महिला की मांग था कि मुझे भी पुरुषों की तरह राजनीतिक अधिकार मिले। 1791 में ओलंपक द गूंज नामक महिला ने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी की। इसी समय जैकोबियन दल का स्थापना हो चुका था। जैकोबियन ने महिलाओं को समझते हुए कहा कि प्रकृति ने महिला और पुरुष की जिम्मेदारियों को बांटा है। प्रकृति पुरुष से कहा कि तुम कृषि, शिकार, राजनीतिक कर्तव्य करने के लिए बने हो तथा महिला गृहस्थी कार्य तथा मातृत्व दायित्व का निर्वहन करने के लिए जन्मे हो। इसी कार्य को अच्छा से करो। अगर इतना के बाद भी यदि कोई महिला पुरुष बनने की इच्छा करती है तो वह निर्जलता की बात कर रही है। इस तरीका से कहा गया। रॉबespierre ने कहा। रॉबespierre 1793 में ओलंप द गूज को गिलोटिन चढ़ा दिया। महिला थी ओलंप द गूज। नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड बनाया। नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड क्या था? महिला को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। नेपोलियन कोड में शादी स्वैच्छिक अनुबंध किया गया। महिला को भी तलाक की अर्जी लगाने की अनुमति दिया गया। महिला को व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। महिला को भी कलाकार बनने की अनुमति दिया गया। महिला को राजनीतिक अधिकार से दूर रखा गया, अर्थात इन्हें वोट देने से वंचित कर दिया गया। महिला के लिए समान मताधिकार और समान वेतन फ्रांस में 1946 में लागू हुआ। दास प्रथा और फ्रांसीसी क्रांति। 17वीं शताब्दी में दासों का मुख्य केंद्र लिस्बन था। फ्रांस भी दासों को खरीदकर कैरेबियन द्वीप पर ले जाकर उससे चाय, कपास, नील, तंबाकू की खेती करवाता था। यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तीनों में दास का व्यापार चल रहा था। फ्रांस को 2 बंदरगाह, बोर्ड और नान्ते दास व्यापार के कारण शहर का स्वरूप बदल गया। 1791 के बने संविधान में दासों को रखने का अनुमति दिया गया तथा परंतु 1794 के कन्वेंशन में दासों के मुक्ति कानून लाया गया। जैकोबियन दल के सदस्य रॉबespierre द्वारा
1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने निग्रो जनजाति के दास के व्यापार को सिर्फ चालू रखा और निग्रो जनजाति अफ्रीका महादेश के सहारा मरुस्थल के दक्षिण निवास करते थे। 1848 में फ्रांस में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1848 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजाना जिंदगी और फ्रांसीसी क्रांति, सेंसरशिप की समाप्ति हुई, किताब अखबार छपाई करने की स्वतंत्रता दी गई, नाटक करने की अनुमति प्रदान की गई। क्वेश्चन है कि ब्रास्टिल किला कहाँ है, तो पेरिस के पूर्व भाग में। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे कब समाप्त कर दिया गया, तो 1794 में लिब्रे को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर कौन था, तो टाइथ एक धार्मिक कर था, पादरी के द्वारा लगाया गया। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक तो मॉन्टेस्क्यू। हम लेसन 6 देखते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पूर्व के समाज श्रेणी, स्टेट इत्यादि में बटे हुए थे। राजा निरंकुश होते थे। यूरोप में अधिकांशतः लोग ईसाई धर्म से जुड़े थे। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप महादेश के इंग्लैंड देश में हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मानव श्रम के स्थान पर मशीन कार्य करने लगे। घरेलू पत्ती के स्थान पर कारखाना पत्ती ले लिया गया। मजदूर कृषक मजदूर फैक्ट्री मजदूर बन गए। इन मजदूरों से फैक्ट्री के मालिक काम अधिक लेने लगे, जिससे मालिक को अधिक लाभ मिला और परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हो गया। इधर औद्योगिक मजदूर धीरे धीरे अपने परिवार को शिक्षित करने लगे, जिससे मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिससे बुजुर्गा वर्ग कहा गया। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर इत्यादि को शामिल किया जाता था। समाज के लोग थे, एक रूढ़िवादी थे जो पुराने परंपरा को मानने वाले, जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे। एक थे उदारवादी जो थोड़ा परिवर्तन चाहते थे। एक थे आमूल परिवर्तनवादी जो तीव्र परिवर्तन चाहते थे। पूंजीवाद समाज का वैसा वर्ग जिससे उत्पादन के वितरण और साधन पर पूंजीवादियों का अधिकार होता था, पूंजीवाद कहलाता था। अब आते हैं उदारवादी। उदारवादी प्रवृत्ति के लोग चाह रहे थे कि सभी धर्म को बराबर सम्मान मिले। उदारवादी प्रवृत्ति के लोग राजतंत्र को ही स्थापित रखना चाहते थे, लेकिन राजा को निरंकुश रहना पसंद नहीं करते, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र देखना चाहते थे। उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी। उदारवादी सभी धर्म को बराबर सम्मान से देखना चाहते हैं और आमूल परिवर्तन सभी धर्म को बराबर सम्मान देना चाहते हैं। आमूल परिवर्तनवादी सम्मान देना चाहते थे, देखना सिर्फ चाहते थे। यह संवैधानिक राजतंत्र चाहते हैं, लेकिन राजा को निरंकुश देखना नहीं चाहते। वे लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं चाहते हैं उदारवादी, और ये है आमूल उदारवादी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चाहते हैं। समाजवाद। समाजवाद क्या है? जब उत्पाद के वितरण और साधन पर समाज का अधिकार हो तो समाजवाद कहलाता है। समाज का पुनर्गठन करना चाहता है, दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला। इसका कहना है कि उत्पादन सिर्फ निजी लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए हो। एक व्यक्ति के नियंत्रण में कोई फैक्ट्री न खुले, बल्कि समाज के नियंत्रण में फैक्ट्री खुले, समाजवादी लोग कहते थे। निजी संपत्ति न हो, सार्वजनिक संपत्ति होना चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार मिल सके और न कोई अमीर हो न ही गरीब हो। वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना समाजवाद के लोगों ने किया। अगर सामूहिक उद्यम कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना, पूंजीवाद का नाश हो, यह समाजवाद के लोग चाहते थे। दृष्टि आदर्शवादी, दृष्टि व्यवहारिक। दृष्टि आदर्शवादी यूटोपियन अर्थ स्वप्नदर्शी और दृष्टि व्यवहारिक वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स संघर्ष का सिद्धांत किया और यूटोपियन वर्ग समान का सिद्धांत फ्रांस और इंग्लैंड के लोग या विचारधारा दिए, जैसे फ्रांस के चिंतक चार्ल्स फॉरियर, सेंट साइमन, लुई ब्ला, इंग्लैंड के चिंतक रॉबर्ट ओवन थे।
रॉबर्ट वन ने सिद्धांत दिया कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। इस सिद्धांत था कि सभी लोग मिलकर प्रकृति का दोहन करो और प्रत्येक लोग क्षमता के अनुसार काम करे, सेंट साइमन ने कहा था। बड़े उद्योगों के स्थान पर श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बे में कार्य करना चाहिए, चार्ल्स फरियर ने कहा। आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है, लुई ब्ला ने कहा था। रॉबर्ट वन इंग्लैंड के थे। इन्होंने स्कॉटलैंड में न्यूयॉर्क और अमेरिका में इंडियाना बनाया। इन दोनों स्थानों पर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को देखकर रॉबर्ट वन ने निष्कर्ष निकाला और कहा कि एक संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक है। वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 काल रहा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत दिया तथा इनके सिद्धांत का वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। इनका कहना था, कार्ल मार्क्स का, कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दिन संघर्ष करेंगे, परंतु इस संघर्ष में जीत श्रमिक वर्ग का होगा। संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण रखने को कहा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में ट्रियर नगर के राइन में हुआ था। पिता हेनरी मार्क्स थे। यहूदी परिवार से थे, परंतु बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया। कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह किया। मॉन्टेस्क्यू हीगल के विचार से कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। इनमें हीगल का विचार इनको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पेरिस जाकर कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स में मिले। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर सन 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा गया। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया और कार्ल मार्क्स ने नारा दिया कि दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राजविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना। इनके अनुसार इतिहास उत्पाद के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों की कहानी इतिहास है। कार्ल मार्क्स का कहना था, धर्म एक अफीम है। ऐतिहासिक चरण आदिम साम्यवादी युग, दासता युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, साम्यवादी युग। समाजवाद के लिए समर्थन। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई और नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई ब्रुसेल्स में। उपयुक्त सभी विचारों को देखकर लोग कार्ल मार्क्स को भी यूटोपियन समझने लगे थे, परंतु कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं था। अब है लेसन 7 जो कि नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे।